गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी इस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज आरसीएम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर जीएसटी। जब आप जीएसटी में आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको जगह जगह ये आरसीएम एफसीएम लिखा मिलेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एफसीएम और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम। फॉरवर्ड चार्ज में जो सप्लायर होता है, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर लायबल टू पे टैक्स, लायबल टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। जबकि आरसीएम में रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस is liable to pay tax to government। तो ये फॉरवर्ड चार्ज है, ये रिवर्स चार्ज है। तो फॉरवर्ड चार्ज में तो मोस्टली केसेस फॉरवर्ड चार्ज के ही है। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा ही होता है, जो सप्लायर है, शॉपकीपर है, आपसे टैक्स लेता है, बाहर से गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन ये जो सिचुएशन है आरसीएम की, इसके अंदर क्या है, कुछ सिचुएशन है ऐसी जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। टैक्स किसको देना है, रेसिपिएंट को। एक्चुअल में ये रूल कैसे बने, ये रूल जब बने तो गवर्नमेंट ने सोचा कि आप देखो कई बार क्या है, सर्विस लेने वाला एक बड़ा आदमी है, एक मतलब कंपनी है, बड़ी फर्म है, और जो सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि किसान, वो एक तरह से अगर लेवल देखें उसका, वो एक छोटा बंदा है। अगर उससे टैक्स वसूल लेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्यों ना हम किसको फंसा दें, जो बड़ा आदमी है। जैसे किसान से आपने कैश्यू नट खरीदा, कैश्यू नट, आपने तेंदुलीव खरीदा, तेंदुलीव बीड़ी बनाते हैं ना, वो जो पत्ता होता है वो, आपने रो कॉटन उगाया, उसने आपको बेचा, वो सिल्क परचेज किया आपने, वो सिल्क मैन्युफैक्चर करता है, आपको देता है, एटसेट्रा। ये चीजें जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब ये देखो कंपनी वाले, जो कंपनीज हैं या फिर वो जो होलसेलर हैं, होलसेल वो माल लेते हैं। तो आप बताओ, ये तो एग्रीकल्चरिस्ट उगा रहा है ना, एग्रीकल्चरिस्ट बेच रहा है ये चीजें कंपनीज को, होलसेलर को। एग्रीकल्चरिस्ट से टैक्स वसूलना मुश्किल भी है, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट को तो इनकम टैक्स भी बेनिफिट देता है, बैंक लोन देते हैं वो बेनिफिट देते हैं, सरकार के रूल इतने सख्त हैं, एग्रीकल्चरिस्ट से पैसा ही नहीं वसूल सकते, एक्शन ही नहीं ले सकते आप। एग्रीकल्चरिस्ट लोन ले गया तो उसकी जमीन नहीं बेच सकते आप, गवर्नमेंट के रूल ऐसे हैं, कंसेशंस मिली हुई हैं। तो सरकार को भी ये फील हुआ कि अगर हम इन लोगों से टैक्स रिकवरी करेंगे, कुछ आइटम्स ऐसी हैं कि उस पर आरसीएम लगा दो, जो बड़े लोग हैं इनसे लेने वाले, जो काजू बेचेंगे लेके इनसे, रॉ मटेरियल काजू विदाउट पील, छिलके वाला काजू, जो अंदर से निकाला हो वो नहीं, वो तो फिर कमर्शियल प्रोडक्ट हो गया, वो छिलके वाला जैसे उगता है, किसान उगाता है, वो बड़ी बड़ी कंपनी वाले लेके काजू निकाल के उसमें से आगे प्रोसेस करके बेचते हैं या एज इट इज बेचते हैं। तेंदुलीव पत्ते से बीड़ी बना के बेचते हैं बड़ी बड़ी कंपनी वाले। कॉटन उगाता है किसान, उससे लेके कंपनी वाले बेचते हैं। सिल्क तैयार करता है, सिल्क क्या है, सिल्क वॉर्म से तैयार होता है, कोकून वगैरह तैयार होते हैं, वो सिल्क वाला वॉर्म होता है, अपने आसपास लपेटता रहता है, वो सिल्क कोकून तैयार हो जाता है, एक एग स्टाइल, उससे सिल्क बनता है। तो जिसने ये सिल्क का प्रोजेक्ट लगा रखा है वो छोटे छोटे किसान लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे टैक्स लेना मुश्किल होगा। और मोरओवर उसकी एग्जम्पशन मिली अगर उनको भी, अगर 2040 वाली, तो आधे से ज़्यादा तो बाहर ही हो जाएंगे, टैक्स सरकार को आना ही नहीं, एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो सरकार ने कहा ऐसा करो, किनको पकड़ लो, जो ये बड़े बंदे हैं, ये जो सर्विस या गुड्स के रेसिपिएंट हैं, बड़ी बड़ी कंपनी वाले, होलसेलर, बिजनेसमैन, इन पे टैक्स लगा दो, यानी इन पे एक्शन लेने की जरूरत नहीं, इन पे एक्शन ले लो, इनसे कलेक्शन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ऐसी सर्विस में किया, जैसे स्पॉन्सरशिप सर्विस है, ये लक्स वाले, ये बायजू वाले, ये रजनीगंधा वाले, बड़े बड़े ये बिजनेस हाउस हैं, ये लोग मान लो आपने कहीं लोकल कॉलेज में कोई डांस कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी स्पॉन्सरशिप कर दी, मान लो ये बायजू वालों ने, ऐप जो आती है उन्होंने। अब देखो वो जो छोटे लेवल पे कोई एकेडमी डांस कंपटीशन करवा रही है,
उससे टैक्स वसूलना थोड़ा फिर भी मुश्किल है, और हो सकता है वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट में ही कवर हो जाए, मतलब टैक्स ही ना लगे। इसकी बजाय स्पॉन्सरशिप सर्विस लेने वालों को लगा दो, कहता है आरसीएम में। ये जो बायजू वाले हैं, लक्स वाले हैं, ये इन पे लगा दो, इनसे टैक्स वसूलना आसान है, ये बड़े बिजनेस हाउसेज हैं। लेकिन कुछ केसेस में सरकार, जैसे लॉटरी, सरकार गुड्स में गिना गया लॉटरी को, सरकार की लॉटरी, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की लॉटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो लॉटरी कंडक्ट करती ही नहीं है। तो गवर्नमेंट की लॉटरी है, डिस्ट्रीब्यूटर को देती है गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर आगे वो आगे जो हॉकर वगैरह है या छोटे छोटे एजेंट हैं उनके थ्रू बेचता है। तो इसमें सरकार ने अपना झंझट खत्म कर लिया। टैक्स किस पे लगा दो? डिस्ट्रीब्यूटर। सरकार ने अपनी मुसीबत उस पे डाल दी कि हमें तो कुछ करना ही ना पड़े, हम उससे टैक्स लेंगे फिर पे करेंगे, इससे अच्छा लॉटरी पे क्या लगा दो? उस पे लगा दो, एजेंट पे, डिस्ट्रीब्यूटर से। उससे क्या होगा? सारी मुसीबत उस पे आ जाएगी, बढ़ता रहेगा टैक्स। तो कई जगह ऐसे रूल बना दिए, कई जगह मेन एम तो उनका यही था कि टैक्स की कलेक्शन इंश्योर करना, बड़े लोगों पे टैक्स लगा दो, जो हाई स्टेटस के लोग हैं, बड़ी इनकम ग्रुप के लोग हैं, उन पे कलेक्शन करना उनसे आसान है, बजाय छोटे व्यापारी, छोटे डीलर, छोटे एग्रीकल्चरिस्ट से। ऐसी इंश्योरेंस कंपनी में किया कि भाई अगर एजेंट जो है, हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं लेकिन मैं उसको और ज्यादा पॉइंट्स के साथ एलैबोरेट कर रहा हूं, काफी कुछ आप पढ़ चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनी है और राम कुमार है, ये क्या है? एजेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, एजेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ये क्या करता है? ये बंदे पकड़ पकड़ के लाता है। ये कौन है? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंश्योरेंस कंपनी। ये बंदे लाता है, उनका प्रीमियम दिलवाता है, बदले में ये क्या देते हैं उसको? कमीशन पेड, कमीशन पे करते हैं। अब ये गली गली मोहल्ले एजेंट बैठे हैं, आपने देखा होगा, मेरे पास तो बड़े स्टूडेंट ही आ जाते हैं पुराने, कहता है सर मैं एजेंट हूँ, आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ आप मेरे से इंश्योरेंस करवा लो। अब कितनों से करवाएं इंश्योरेंस, बेचारे आते हैं, हम करेंगे भी क्या, वो भी तो सोचते हैं चलो सर से कोई हेल्प मिल जाए। तो कई बार ये जो एजेंट हैं ये तो गली गली बैठे हैं, इनसे कमीशन पे जीएसटी कलेक्ट करना, ये सर्विस प्रोवाइडर है, थोड़ा मुश्किल है, इनसे कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। और वैसे भी अगर ये सर्विस प्रोवाइडर हैं 20 लाख की सीलिंग पे तो वैसे ही माफ़ हो जाएंगे। अगर वो छोड़ दो, वो मणिपुर जो नागालैंड है, त्रिपुरा, मिजोरम, तो उनको छोड़ दें, 10 लाख का रूल है, बाकी जगह तो 20 लाख का ही रूल है समाप्त वालों में, बाकियों में। तो वो कहता है जी एजेंटों से टैक्स लगाना मुश्किल है, सरकार ने सोचा वैसे माफ भी हो जाएंगे, 20 लाख कमीशन बनना भी नहीं साल का, इससे अच्छा किस पे टैक्स लगा दो? आरसीएम में इन पे लगा दो कि इंश्योरेंस कंपनीज लायबल टू पे जीएसटी ऑन द अमाउंट पेड टू इंश्योरेंस एजेंट एज कमीशन। अब देखो समझ आ गई होगी बात कि छोटे छोटे एजेंट पे टैक्स लगाना मुश्किल था, बड़ी कंपनी पे लगाना आसान है। कंपनी के ऊपर ये भी चक्कर नहीं, इतने तक की सीलिंग माफ हो जाएगी, कंपनी का तो टर्नओवर करोड़ों में है। और आरसीएम में आने वालों को तो फिर क्या करवाना पड़ता है, आपको पता है, रजिस्ट्रेशन। तो कहने का मतलब आरसीएम इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लग जाएगा और रिवर्स चार्ज में कंपनी लायबल हो जाएगी, सरकार की कलेक्शन इंश्योर हो जाएगी। इन पे होता फॉरवर्ड चार्ज में तो ये छोटे छोटे प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर या तो 20 लाख की सीलिंग में बच जाते, और वैसे भी डिफॉल्ट करे तो इनको डिटेक्ट करना मुश्किल था। ऐसी बैंकों के एजेंट के केस में बना दिया कि बैंक देगा। वो जो सोल सेलिंग एजेंट होते हैं बैंक के, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, DSA, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये वही लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो बैंकों के पास क्रेडिट कार्ड वाले बंदे लेके आते हैं, क्रेडिट कार्ड बिकवाते हैं, बैंकों की और सर्विस सेल करवाते हैं, प्रोडक्ट बिकवाते हैं बैंक के। इनको बैंक से क्या मिलता है? कमीशन। तो ऐसे ही सेम इंश्योरेंस कंपनी की तरह टैक्स ये लोग नहीं देंगे DSA को जो कमीशन मिलेगा उस पे टैक्स बैंक देगा। क्लियर? बैंक अपने बैंकों ने बना रखे हैं ये फैसिलिटेटर सेंटर, मित्र बैंक जिनको बोलते हैं लोग। जगह जगह गली मोहल्ले में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक मिलेगा। आप सोचिए ब्रांच खुली, ब्रांच नहीं, वो फैसिलिटेटर हैं। बैंक की कुछ सर्विसेज आप उनके थ्रू भी ले लो, बिल्कुल बैंक वाले रूल्स के हिसाब से चार्जेस हैं, सब कुछ वैसे ही जैसे बैंक देता है। बैंक में बर्डन ज़्यादा है, ज़्यादा ब्रांचेस खोल नहीं सकते, तो उन्होंने इस तरह फैसिलिटेटर बिठा दिए कि तुम हमारी तरफ से काम करो, हम तुम्हें क्या देंगे? कमीशन। सेम वैसे ही वो जो बिजनेस फैसिलिटेटर है ना, वो मित्र बैंक वाला बंदा,
जो बैंक को सर्विस दे रहा है, कमीशन ले रहा है बैंक से, उस पे टैक्स बैंक देगा। तो उसमें बैंक बड़ा एंटिटी है, वो बेचारा छोटा एंटिटी, छोटा ऑफिस खोले बैठा है, तो टैक्स बड़े वाले पे लगाने से जीएसटी डिपार्टमेंट को फायदा है। तो आरसीएम के पीछे मेन जो और उनका ओपिनियन है यही है, टैक्स की कलेक्शन को इंश्योर करना। इसलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सभी जगह नहीं है, कुछ लिस्ट नोटिफाइड है गुड्स की, सर्विस की, उन चीजों पे आरसीएम का रूल है, हर चीज पे नहीं। क्लियर? क्यों लाए आरसीएम पता लगा। क्या है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, मोस्ट ऑफ द आइटम पे फॉरवर्ड चार्ज ही तो है, अगर स्पेसिफाई है रिवर्स चार्ज तो ठीक, वरना फॉरवर्ड चार्ज ही तो लगता है। तो वो सारी बातें अपने को यहाँ पे इस टॉपिक में करनी है। काफी कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ और थोड़ा सा इसे एलाबोरेट करते हैं, क्या आरसीएम किस तरह से काम करता है। चलो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं कि आरसीएम में आएगा क्या। आरसीएम जो है इसमें सेक्शन कवर है 93, सेक्शन 94, सेक्शन 95। ये सेक्शन किसके? ऑफ सेक्शंस, आरसीएम से रिलेटेड सेक्शंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहा हूं। वैसे कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन आईजीएसटी और एसजीएसटी में भी डाले गए हैं, इनकी मिरर कॉपी है। जैसे 93 है तो आप एसजीएसटी आईजीएसटी में देखेंगे तो आईजीएसटी में 53 आ जाएगा। ये 94 है तो आईजीएसटी में इसका मिरर मतलब कॉपीड है, एक तरह से मिरर सेक्शन 94 की जगह 54 आ जाएगा। मतलब ये है हमारे यहाँ पे कवर है सीजीएसटी के प्रोविजन, एसजीएसटी की तो हम बात ही नहीं करते, वो की कॉपी उसमें भी यही रूल है। चलो 93 में गुड्स भी हैं और सर्विस भी हैं, गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी हैं, जिस पे आरसीएम का रूल है। और नॉर्मली टैक्स कौन देगा इसमें? सर्विस का रेसिपिएंट। 94 जो बात करता है वो कहता है सर्विसेज एंड गुड्स टेकन या परचेज बाय रजिस्टर्ड डीलर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। ये बड़ा खतरनाक रूल है, पर फिलहाल ये क्या डेफर्ड है, आज तक सरकार इसे ला नहीं पाई, तूफान आ जाएगा इसको आने पे, डेफर्ड कर दिया गया। ये शुरू में तो चला जब जीएसटी आया, लेकिन बहुत जल्दी फ्लॉप हो गया। ये क्या था? 94, 93 पे पढ़ूंगा, 94 फिलहाल डेफर्ड है। सिर्फ एक आदि वो रियल एस्टेट वाली जो है ना, सीमेंट वगैरह खरीदने की, रियल एस्टेट में है एक बस नोटिफाइड है इसमें अभी, जिसमें सीमेंट परचेज बाय बिल्डर, परचेज बाय रजिस्टर्ड प्रमोटर या बिल्डर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, बस वो स्पेसिफाइड है। इसमें टैक्स कौन देगा? बिल्डर देगा। सिर्फ ये नोटिफाइड है, ओनली नोटिफाइड जो सप्लाई है वो ये है बस, और कुछ नहीं है फिलहाल की डेट में। ये सब डेफर्ड है, इसके अलावा एक ही चीज नोटिफाइड। पर नोटिफाइड की जरूरत क्या है? जब ये आया था ना 2017 में, तो इसने बड़ा परेशान किया लोगों को। ये कहते थे कि अगर रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड से कोई सर्विस लेगा या कोई गुड्स खरीदेगा तो किसको पकड़ लो? रजिस्टर्ड वाले को, कहो तू टैक्स दे। तो प्रॉब्लम ये है कि रूल तो अपने फायदे के लिए आपने बना लिया कि अनरजिस्टर्ड तो लायबल नहीं है, उससे आप लोगे तो चलो आरसीएम लगा दो, रजिस्टर्ड वाले पे टैक्स लगा दो। प्रॉब्लम इससे यह आने लगी कि सपोज एज अ सीए मैं रजिस्टर्ड डीलर हूं, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब मैं दिन भर में बड़ी सर्विस या बड़ी गुड्स खरीदता हूं, किससे? अनरजिस्टर्ड से, तो मैं तो टैक्स देता थक जाऊंगा। मैं क्या ले रहा हूं? जैसे मान लो मैं स्टेशनरी वाली छोटी दुकान से स्टेशनरी परचेज कर रहा हूं, मान लो मैंने क्या बिजनेस के लिए क्या है, कोई टी कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया, किसी छोटी मोटी दुकान है, टी स्टॉल है, वहां से कोई गेस्ट आए उससे कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली, या फिर अपन ने कोई मान लो प्लम्बर बुला लिया, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन, कोई चीज खराब होगी, या कोई कंप्यूटर सर्विस के लिए बंदा बुला लिया, भैया देखना यार ऑफिस का कंप्यूटर चल नहीं रहा, कभी बाइक खराब होगी तो वो जो मैकेनिक है उसको बुला लिया। दिन भर में अपा तो पता नहीं कितनी सर्विस, कितनी गुड्स अनरजिस्टर्ड से लेते हैं। पता लगा कोई गेस्ट आ गया, कहता जा यार वो 2 समोसे पकड़ ला,
2 बर्गर पकड़ ला, बर्गर खरीद लिए। ये पर्सनल यूज के लिए बर्गर नहीं कह रहा मैं, दुकान के लिए ही है। दुकान पे बंदे आए हैं, ऑफिस में बंदे आए हैं, उनको बर्गर खिलाना है। तो अब मान लो मेरे बंदे भेजे, मैंने 4 बर्गर पकड़ लाए, मान लो 200 रुपए के। वो बर्गर वाला रेडी वाला है वो तो अनरजिस्टर्ड है, मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं तो लपेटा गया ना। सरकार कहती है सुमित तू टैक्स दे, बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड डीलर। प्लम्बर से काम करवाया, 500 रुपए दिए, सरकार कहती है सुमित तू टैक्स दे, प्लम्बर तो अनरजिस्टर्ड है। चाय वाले से 2 कप चाय आई, सरकार कहती है तू दे टैक्स, वो तो चाय वाला तो अनरजिस्टर्ड है। कभी क्या है, स्टेशनरी वाले से कॉपी पेन पेंसिल आई आस पड़ोस से, तो उस पर भी टैक्स नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, छोटा दुकानदार है। मैं टैक्स लूं, दिन भर में पता नहीं 50 सर्विस हम गुड्स या सर्विस लेते हैं अनरजिस्टर्ड से। मैं तो यही काम करता थक जाऊंगा, हिसाब किताब करता थक जाऊंगा। आगे से पता क्या होगा, इससे दिक्कत ये आएगी कि मैं इन छोटे छोटे व्यापारियों से डीलिंग ही बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरी परेशानी बढ़ रही है फालतू में। पेंसिल खरीदूं तो टैक्स दूं, चाय कॉफी लूं तो टैक्स, बर्गर पिज्जा ही खाना छोड़ दूंगा, ना खिलाना छोड़ दूंगा लोगों को, क्योंकि मुसीबत है। मैं तो हिसाब किताब करता मर गया कि इस पे आरसीएम भरो, इस पे आरसीएम में टैक्स भरो, कैश लेजर के थ्रू जाता है ये तो, ठीक है। तो प्लम्बर वगैरह और कंप्यूटर किस किस पे टैक्स भरूंगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये हुआ, जब मेरे लड़के जाएंगे स्टेशनरी की शॉप पे, मैं कहूँगा खबरदार पड़ोस की छोटी दुकान से लिया, जाके शहर की बड़ी दुकान से लेके आ, ताकि वो झंझट अपना खत्म। टैक्स अपा खुद अपनी जेब से भरें, फॉर्मेलिटी अपनी हो जाएगी। इससे अच्छा कौन वो टैक्स लगा के दे देगा, अपने आप भरता फिरेगा। हमने तो टैक्स देना ही है, आरसीएम में अपा दें। इससे बेटर बड़ी दुकान से लिया जो रजिस्टर्ड व्यापारी हो, वो क्या लगाएगा, जीएसटी भरता रहेगा टैक्स। अपा तो कैश दो पीछा छुड़वाओ, हम क्यों काटते फिर आरसीएम के अंडर बिल, ठीक है ना। तो ऐसे ही समोसा बर्गर, मैं कहूँगा भैया खबरदार छोटी मोटी दुकान से लिया। क्या साहब किससे लेना है? मैंने कहा मैकडी से लेके आ, तो रजिस्टर्ड है, वो तो क्या है, बिल देंगे। ऐसी प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और ये हम बड़े हाई स्टेटस वालों को बुलाएंगे तो बेचारे छोटों का तो काम ही खत्म हो जाएगा। आप देखो अगर ये चीजें हुई तो छोटे व्यापारियों का काम ही खत्म हो जाएगा ये झंझट के चलते। तो सरकार को प्रॉब्लम समझ आई कि व्यापारी भी परेशान है, रजिस्टर्ड व्यापारी का तो जीना हराम हो जाएगा। इस तरह से टैक्स बढ़ता रहा हर खरीदी हुई चीज पे, अनरजिस्टर्ड लोगों से पता नहीं कितनी चीजें लेते हैं आप। तो कहने का मतलब दुकान पे तो वो भी आता है, नींबू मिर्च टांग के जाता है, सैटरडे के सैटरडे नजर ना लगे। अब वो भी कौन सा रजिस्टर्ड है, भरो उस पे आरसीएम। तो सरकार को 2-3 महीने में ही पता लग गया भी ये सिस्टम तो बड़ा फेलियर है। लोग तो विरोध में आ गए, भाई ये तो क्या सिस्टम बनाया आपने अपने टैक्स की कलेक्शन के लिए, हम तो जान मुट्ठी में आ गई हमारी तो ये वाला पंगा सहते सहते। और ऊपर से छोटे व्यापारी साफ हो जाएंगे मार्केट से अगर ये सब रहा। कौन लेगा छोटे व्यापारियों से, आरसीएम में टैक्स बढ़ता थक जाएगा। तो कहने का मतलब ये प्रॉब्लम आने लगी तो सरकार ने इस रूल 9(4) को डेफर कर दिया। वैसे कॉमन रूल था, कोई भी रजिस्टर्ड व्यापारी कोई भी सर्विस कोई भी गुड्स किससे ले, अनरजिस्टर्ड से। टैक्स आरसीएम में रजिस्टर्ड व्यापारी यानी रेसिपिएंट भरेगा, कोई भी गुड्स कोई भी सर्विस। ये फेल हो गया, सरकार ने इसे डेफर कर दिया। 3-4 महीने बाद ही कह दिया कि 2018 में देखेंगे, 2017 में आया था ये, उसके बाद फिर कह दिया 19 में देखेंगे। चलता चलता डेफर चला। बीच में बात आई कि अपन ना यहां पे अमाउंट की सीलिंग कर देते हैं कि कौन से रजिस्टर्ड व्यापारी जिनकी टर्नओवर इतने करोड़ हो, ऐसे उनको कह देते हैं खबरदार तुमने अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो तुम टैक्स दोगे, छोटे रजिस्टर्ड व्यापारियों को बख्श दो। पर उसका भी क्या लॉजिक है, मान लो आपने सीलिंग बना दी कि रजिस्टर्ड जो डीलर है कौन से वाला, आपने कह दिया जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, मान लो आपने ये कह दिया, उस पे लगेगा। आप सोचो 100 करोड़ से ऊपर वाला जो व्यापारी होगा ना, वो छोटी मोटी दुकानों से माल भी नहीं लेता होगा 100 करोड़ से ऊपर वाले के पास तो जो चाय भी आती होगी वो मैकडी से, पिज़्ज़ा हट से कॉफ़ी आती होगी, वो तो स्टेशनरी लेते होंगे, पता नहीं कितनी स्टेशनरी चाहिए होगी, इतनी बड़ा प्रोजेक्ट अगर, तो वो तो बल्क में लेते होंगे बड़े व्यापारियों से। कहने का मतलब इस तरह की अगर सीलिंग बनाओगे तो उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि वो उसकी कोई वाइबिलिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े व्यापारियों के रूल बनाओगे, वो तो वैसे ही नहीं छोटे व्यापारियों से डील करेंगे। मान के चलो, अब मैं विप्रो कंपनी की बात करूं, विप्रो का इन्फोसिस की बात करूं, उनमें तो हजारों आदमी काम करते हैं, वो कौन से छोटे पड़ोस वाले से चाय पीने लगे, वो कौन सी
छोटी मोटी स्टेशनरी, उनका तो स्टेशनरी का भी टेंडर निकलता होगा बड़े स्केल पे, तो बड़े स्केल वाले व्यापारियों से लेंगे तो रजिस्टर्ड व्यापारी होंगे, वो तो फॉरवर्ड चार्ज वैसे ही लगाएंगे। तो आप किसको माफ करोगे इस रूल से देखा जाए तो ये जो बड़े व्यापारी होंगे उन पे तो वैसे ही आरसीएम नहीं लगेगा। तो इसलिए सरकार का जो मेन कंसेप्ट था ना वो सारा का सारा बीच में ही रह गया, क्योंकि जब ये बनाया उसके बाद प्रॉब्लम दिखने लगी। अब क्या हुआ, इसका जो मेन पर्पस था वो खत्म होता दिख रहा है। अब सरकार ने इसमें चीजें नोटिफाई करनी शुरू कर दी, नोटिफाइड सप्लायर, नोटिफाइड रेसिपिएंट और नोटिफाइड सर्विस या गुड्स। तो अगर नोटिफाई करना था तो फिर ये 9(3) था ना, 9(4) क्यों बनाया? एक बात, 9(4) तो इसलिए बना था 9 सबसेक्शन 4 ताकि फ्यूचर के अंदर बड़े स्केल पे जो टैक्स की कलेक्शन होगी, अनरजिस्टर्ड व्यापारियों से माल खरीदेंगे। तो मेन पर्पस तो था कोई भी गुड्स खरीदी जाए, कोई भी अनरजिस्टर्ड व्यापारी से कोई भी रजिस्टर्ड व्यापारी खरीदे तो रजिस्टर्ड व्यापारी आरसीएम में टैक्स देगा, वो रह गया। अब इन्होंने नोटिफाई करनी शुरू कर दी तो फिर पर्पस तो खत्म हो गया ना 9(4) का, 9(3) में डाल दो। अब आपने कह दिया कि कुछ रियल एस्टेट के बिजनेस में कह दिया कि वो बिल्डर है, प्रमोटर कह दो, वो किसी की लैंड पे वो बना रहा है, पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, तो वो अगर जैसे अफोर्डेबल हाउस बना रहा है तो 1% आरसीएम दे दे, ठीक है। छोटे छोटे घर 60 स्क्वायर मीटर के और अदरवाइज देन मेट्रो सिटी 90 स्क्वायर मीटर के अपा पड़ेंगे, 45 लाख से ज़्यादा का ना हो एक घर, वो फ्लैट बना रहा है अफोर्डेबल सस्ते वाले, तो उसमें 1% आरसीएम में टैक्स दे दे, ठीक है। और अगर वो जो बड़े बना रहा है तो रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल बना रहा है, ज़्यादा कमर्शियल नहीं, इतना कमर्शियल के भी टोटल रेजिडेंशियल कॉलोनी के कारपेट एरिया के 15% से ज़्यादा एरिया में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ना बनाए। टोटल 1000 स्क्वायर मीटर एरिया या 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया है तो मैक्सिमम रेजिडेंशियल एरिया में 15% वो कमर्शियल शॉप वगैरह का प्रोजेक्ट ले सकता है। तो उस केस में वो 1% नहीं 5% आरसीएम दे दे। इसमें भी पढ़ेंगे कि वो 80% कम से कम कहाँ से ले माल, रजिस्टर्ड व्यापारियों से ले, 80% कम से कम। अगर 80 से कम लेगा तो फिर टैक्स 1 और 5% नहीं, थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे, वो मैं पढ़ूंगा। सिर्फ ये जैसे सीमेंट खरीद लिया इस प्रमोटर बिल्डर ने, किससे, अनरजिस्टर्ड व्यापारी से, 28% टैक्स की बात की गई है कि तो सीमेंट स्पेशल मेंशन है, सीमेंट के अलावा और चीज़ें लोगे तो 18 का रूल है, पढ़ूंगा मैं, लेकिन सीमेंट पे स्पेशल है 28% अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड से ले लिया बिल्डर ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए। तो मेरा कहने का मतलब अब आप आगे नोटिफाइड डीलर्स पे, ये सप्लायर होगा, ये रेसिपिएंट होगा, और नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स सर्विस। तो जो आपका मेन आइडिया था वो तो सभी सर्विस गुड्स का था, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड वाला लेगा तो वो तो रह गया ना, वो तो डेफर्ड हो गया। क्लियर? इसीलिए आईसीआई की बुक में आपको 9(4) नहीं दिखता, थोड़ा रेफरेंस देके छोड़ दिया जाता है। सिर्फ ये एक कैटेगरी दिखेगी, ये अभी नोटिफाइड हुई है कुछ टाइम पहले, इसलिए सिर्फ एक ही ये सर्विस दिखेगी रियल एस्टेट वाली। 9(3) में काफी कुछ है। 9(3) के अंदर क्या है, जैसे गुड्स में कैश्यू नट्स जो उगता है ना छिलके वाला, विदाउट पील्ड, छिलका ना उतरा हो, फिर तो वो कमर्शियल प्रोडक्ट है। तो एज इट इज जो काजू उगता है, कैश्यू या तेंदुलीव या रो कॉटन या सिल्क या लॉटरी या वो सरकार का कोई पुराना ओल्ड या कॉन्फिस्केटेड कोई बस है, कोई व्हीकल है, इस तरह की चीजें सरकार बेचती है ना, सोल्ड बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने ये मुसीबत भी रजिस्टर्ड व्यापारी पे डाल दी कि वही भर देगा, ठीक है, रजिस्टर्ड व्यापारी भर देगा। इस तरह की कुछ चीजें हैं, लॉटरी है, रॉ मटेरियल, तेंदुलीव, कैश्यू, ये सब गुड्स में कवर है। प्रायोरिटी सेक्टर के जो लीजिंग सर्टिफिकेट है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जो हैं, प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग सर्टिफिकेट है वो मिलते हैं, वो भी गुड्स में रखे गए हैं। ये नहीं पता क्यों गुड्स में रखे हैं तो पढ़ना पड़ेगा अपने को, हालांकि ये गुड्स लगता नहीं है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह गुड्स में, इन सब गुड्स पे 9(3) के अंदर टैक्स कौन देता है, रेसिपिएंट।
बायर देता है। जैसे कैश्यू खरीदा कंपनी वालों ने या कोई भी रजिस्टर्ड व्यापारी ने, तो टैक्स कौन देगा? वो रजिस्टर्ड व्यापारी देगा, एग्रीकल्चरिस्ट नहीं। तेंदू लीव, रॉ कॉटन, सिल्क वगैरह खरीदी तो जो रजिस्टर्ड व्यापारी है वो देगा। लॉटरी की टिकट, सरकार की लॉटरी है, प्राइवेट तो खिला ही नहीं सकता ना, सरकार की लॉटरी है, स्टेट गवर्नमेंट की या लोकल अथॉरिटी की, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट है सरकार की लॉटरी लेके आगे पास करता है, वो एजेंट पे मुसीबत डाल दी कि तू रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा। पुराना कबाड़, बसें, व्हीकल, जब्त के हुए व्हीकल, कई बार ये आरटीओ ऑफिस वाले व्हीकल जब्त कर लेते हैं ना, जिसके डॉक्यूमेंटेशन पूरे ना हो या कुछ इस तरह से, वो व्हीकल भी फिर कबाड़ स्क्रैप बेचना ही है, तो वो जो खरीदने आएगा ना वो व्यापारी जीएसटी देगा, सरकार नहीं देगी। ऐसी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट होते हैं। ये क्या होता है देखना, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, क्या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, ये क्या चीज है? क्या होता है, आरबीआई जब बैंकों को लाइसेंस देता है, आरबीआई लाइसेंस टू बैंक्स, जब बैंक्स को लाइसेंस देता है आरबीआई, तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि आपने जो लोन है ना, सारे कमर्शियल लोन नहीं देने, थोड़े से लोन आपको बीच में सर्टेन % किस चीज का देना है? बैंकों का गया लाइसेंस की टर्म्स में, टर्म्स ऑफ लाइसेंस में ये लिखा होता है, नहीं तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा। क्या सर्टेन %, सपोज वो 35-40% है मान लो, सपोज सर्टेन % ऑफ होल लोन टू बी गिवन टू प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चरिस्ट आ गए, पोल्ट्री फार्म वगैरह, दूध की डेयरी वाले आ गए, इनको अब बैंक ने 100 करोड़ का लोन देना है तो 35 करोड़ इन लोगों को दे। अब प्रॉब्लम क्या आती है, सरकार का ये रूल है, लाइसेंस की शर्त है, लेकिन कई बार क्या है, बैंक शहर के बीच में है, मान लो चंडीगढ़ के अंदर बैंक है, चंडीगढ़ में दूर दूर तक किसान नहीं है। दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में तो दूर दूर तक क्या है, एग्रीकल्चरल बेल्ट ही नहीं है। बॉम्बे में, वहां पे किसान लोगों को, ये पोल्ट्री फार्म, ये फिशिंग वालों को लोन कहां से देगा वो बैंक? मान लो ये यस बैंक है, यस बैंक है, इसकी ब्रांच इन कनॉट प्लेस दिल्ली है। अब कनॉट प्लेस आपको पता है हार्ट ऑफ इंडिया, तो वहां पे तो कहां पे एग्रीकल्चरिस्ट आएंगे, वहां पे मान के चलो वहां तो 60-60 बाट के लोग आते हैं मान के चलो। तो यस बैंक की ब्रांच कनॉट प्लेस दिल्ली में है। अब वो ब्रांच को तो अलाउड ही नहीं होते एग्रीकल्चरिस्ट को लोन देने, क्योंकि उन कहाँ वो बैंक में पहुंच पाए, आसपास किसानी नहीं, खेती नहीं, कहाँ पे कवर करेंगे वो किसानों से लोन देके। इसलिए अब कंडीशन तो है कि लोन देने पड़ेंगे। तो बैंक क्या करता है, बैंक इस लोन को किसी और बैंक को देता है। मान लो एक एक्स बैंक लिमिटेड नाम से एक बैंक है, जो क्या है ये इनको पैसा प्रोवाइड करता है। मान लो 100 करोड़ आपने इनको दे दिया, इनसे एक सर्टिफिकेट ले लिया, सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड दैट फंड्स टू प्रायोरिटी सेक्टर। भाई आप खुद तो नहीं दे सकते लोन, कौन डील करेगा किसान से, एग्रीकल्चर, क्योंकि आपका डीलिंग है ही नहीं इस तरह का। तो आप ऐसा करो, खुद ना दो, किसी और बैंक जो इस तरह का बैंक है आपकी तरह का, उसको पास ऑन कर दो पैसा, उनसे रिटर्न में सर्टिफिकेट ले लो कि इस पैसे को आप आगे क्या करोगे, प्रायोरिटी सेक्टर में आगे लैंड करोगे, ताकि क्या हो, हमारा पर्पस पूरा हो जाए कि हाँ प्रायोरिटी सेक्टर में लोन दिया है। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर किए गए हैं। इन पे भी क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया गया है। हालांकि ये गुड्स लगता नहीं, सर्विस की कैटेगरी में ज्यादा फील होता है। चलो हमें तो गुड्स में रखा गया है। ओके, इसमें भी जो सर्विस ले रहा है रेसिपिएंट, वही क्या है, टैक्स देने के लिए लायबल है, मतलब गुड्स जो ले रहा है। तो इन सब चीजों में गुड्स में टैक्स किस पे लगा दिया, रेसिपिएंट पे। फिलहाल हमारे सिलेबस में ये भी क्या है, कवर नहीं है, इनको छोड़ दिया। नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ लिया आपने, फिलहाल आपकी बुक में कवर नहीं है, इनको भी क्या है अभी फिलहाल डेफर्ड किया गया है। चलो अब आगे बात सर्विसेज। सर्विसेज में प्रॉब्लम है, जीटीए की सर्विस, जीटीए यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मैं पढ़ूंगा। इनके पास दो ऑप्शन है, या तो चार्ज 5% जीएसटी विदाउट
आईटीसी, इस पे कोई क्लेम नहीं मिलेगा, नो आईटीसी क्लेम, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम, बस 5% टैक्स। अगर आप सर्विस किसको दो, ये जीटीए वाले सर्विस किसको प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड टू कोई रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड सोसाइटी है, सोसाइटी एक्ट के अंदर कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी भी हो सकती है, ऐसा भी कई बार यहां पे देखने को मिलता है। चलो जस्ट अ मिनट। तो तो कहता है कि सर्विस जीटीए ने प्रोवाइड की, किसी रजिस्टर्ड फैक्ट्री को प्रोवाइड की, रजिस्टर्ड सोसाइटी को प्रोवाइड की। जो सोसाइटी, मैं रजिस्टर्ड का मतलब यहां ये नहीं कह रहा जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, मैं तो कह रहा हूं फैक्ट्री एक्ट में फैक्ट्री रजिस्टर्ड हो, सोसाइटी एक्ट में सोसाइटी रजिस्टर्ड हो, या फिर कोई रजिस्टर्ड इंडिविजुअल है या उसको फर्म या एओपी रजिस्टर्ड और नॉट, रजिस्टर्ड और नॉट। और ये रजिस्टर्ड इंडिविजुअल फ्रॉम जीएसटी, यहां रजिस्ट्रेशन का मतलब मेरा किससे है, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो कोई इंडिविजुअल वगैरह, कोई प्रोप्राइटर वगैरह हो, फर्म एओपी रजिस्टर्ड हो या ना हो। तो इस तरह से अगर आप रजिस्टर्ड लोगों को इस तरह की सर्विस देते हो, कोई फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड हो, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, फर्म एओपी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, इनका माल लेके जाते हो, आप इनको सर्विस देते हो, तो सीधी बात है आरसीएम लगेगा 5%। मान लो एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो कंसाइनमेंट नोट देती है बना के, कंसाइनमेंट नोट आप समझ गए, बिल्टी बना के देती है, पेपर पे पूरा बिल काटती है, तो वो कंसाइनमेंट एजेंसी, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो कंसाइनमेंट नोट देती है, वो माल लेके जा रही है किसी रजिस्टर्ड फैक्ट्री का, तो इसमें टैक्स देने के लिए कौन लायबल है, यहां पे आरसीएम में रजिस्टर्ड फैक्ट्री वाले, जीटीआई नहीं। 5% टैक्स लगेगा, और वो भी कौन देगा, फैक्ट्री वाले, फर्म वाले, एओपी वाले, प्रोप्राइटर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, सोसाइटी वाले, कंपनी वाले, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये लोग टैक्स देंगे। कितने परसेंट देंगे, 5। ये भी खुश हैं, इन पे टैक्स कितना लगा, 5। लेकिन ध्यान रखना, जीटीए को आरसीएम लगने की वजह से कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, यानी इन्होंने ये सर्विस देने के लिए कोई ट्रक ट्रांसपोर्ट वालों ने कोई गुड्स खरीदी, कोई और फ्यूल या कुछ भी इन्होंने लिया, मोबिल लिया जिसके ऊपर जीएसटी है, वो क्रेडिट भूल जाओ, कोई क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। क्लियर। लेकिन सेकंड ऑप्शन, और जीटीए कैन ऑप्ट फॉर 12%, 6% प्लस 6%। जब भी सीजीएसटी इसमें 6 लिखा है तो क्योंकि सेक्शन सीजीएसटी का है तो 6 लिखा है, पर अपने को पता है एसजीएसटी और लग के टोटल तो 12 ही हो जाएगा। ये 2.5 लिखा है तो आप समझ लेना सीजीएसटी 2.5 है, एसजीएसटी तो 2.5 होके 5 हो जाएगा टोटल। तो 12% जीटीए ने ऑप्ट कर लिया अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा, अगर जीटीए चाहे तो क्या है, इस पे फॉरवर्ड चार्ज लगा ले, एफसीएम लगा ले, जीटीए इज लायबल टू पे टैक्स, जीटीए इज लायबल टू पे टैक्स, जीटीए टैक्स देगा। पर इसमें खास बात है, आईटीसी कैन बी, होल आईटीसी कैन बी क्लेम्ड बाय जीटीए। अब जीटीए को लगता है जी 5% टैक्स लगना है, वो तो उस पे लगना है ना जो ये फैक्ट्री वाले, रजिस्टर्ड सोसाइटी वाले, कंपनी वाले, फर्म वाले, इंडिविजुअल है तो रजिस्टर्ड फ्रॉम जीएसटी हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनके ऊपर आरसीएम लगेगा 5%। ये तो खुश हैं कि 5% टैक्स देना पड़ा, रिवर्स में दे देंगे कोई, इससे हमें क्या, टैक्स तो 5 लगा। लेकिन जीटीए को क्या, 5 वो बने। अब जीटीए कहता है जी मेरा तो क्रेडिट मरता है, मेरे को तो जो भी मोबिल खरीदा, टायर खरीदे, उन पे जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड माल खरीदा, सर्विस ली, उसका तो क्रेडिट मिल नहीं रहा, बेकार जा रहा है, वो तो जेब से पड़ गया कॉस्ट। लेकिन मैं ऐसा करता हूं, ऑप्शन है 12% होगा,
जीटीए चाहे तो कह दे मैं नहीं 5% मैकेनिज्म आरसीएम को ऑप्ट करता, मैं तो 12% फॉरवर्ड चार्ज एफसीएम को ऑप्ट करता हूं। अगर सर्विस किनको दी है, जीटीए लायबल है अगर सर्विस इन लोगों को दी है, यही केस है। सर्विस प्रोवाइडेड टू, यहां भी यही केस है। सर्विस सेम, सर्विस प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड फैक्ट्री, सोसाइटी, इंडिविजुअल फर्म, एओपी, बॉडी कॉर्पोरेट, सीटीपी, इन लोगों को अगर सर्विस दी है तो वो कहता है कि इस केस के अंदर तो आरसीएम की जगह ये कह रहा है जी फॉरवर्ड चार्ज में आ जाऊंगा, 6 + 6 12% टैक्स दे दूंगा, पर मुझे तो क्रेडिट मिलेगा, मुझे पूरा क्रेडिट मिलेगा, इसलिए वो खुश है, कहता मैं तो ये स्कीम ऑप्ट करूंगा। उसके माइंड में ये है कि मुझे यही ऑप्शन अच्छा लगता है। चलो अब बात कर रहा है इसके अंदर, ये कह रहा है आईटीसी क्लेम इसके रिगार्डिंग, तो आपके पास चॉइस है। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट को सर्विस देते हो तो आरसीएम नहीं, उस पर फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। चलो मैं बात करता हूं, इस पे आता हूं डिटेल में। जीटी आ गया, एडवोकेट लोगों की सर्विस आ गई, स्पॉन्सरशिप सर्विस आ गई, ठीक, यहां पे स्पॉन्सरशिप आ गया, बैंकिंग एजेंट आ गए जिसको आप डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कह सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट आ गए, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स या बिजनेस फैसिलिटेटर आ गए, वो मित्र बैंक खुले हैं बैंकों के, वो एजेंट के टाइप ही होते हैं, वो आ गए। ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, आर्टिस्ट वगैरह ये आ गए आरसीएम के अंदर, इनको भी। जो डेवलपर है, डेवलपर ऑफ लैंड जो लीज पे लेता है, या लीज ऑफ लैंड के केस आ गए, 20-20, 30-30 साल के लिए लैंड लीज पे दी जाती है, वो भी आईसी में। सिक्योरिटी सर्विस आ गई इसमें, सिक्योरिटी सर्विस की कोई अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल है वो क्या दे रहा है, सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर रहा है, या खुद ही सिक्योरिटी गार्ड है वो बॉडी कॉर्पोरेट को, तो टैक्स कौन देगा, बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन एक कंपनी है, सिक्योरिटी एजेंसी चलाती है, उसने हायर कर रखे हैं बॉडी गार्ड, इस तरह के सिक्योरिटी पर्सनल गनमैन वगैरह, वो लोगों को प्रोवाइड करती, क्योंकि वो खुद बॉडी कॉर्पोरेट है जो ये काम कर रही है बिजनेस, तो फिर इस पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये लास्ट टाइम अमेंडमेंट आया, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का, कि मोटर व्हीकल किराए पे देते हो आप पैसेंजर कैरी करने के लिए, गुड्स कैरी वाली गाड़ी नहीं कह रहा, कौन सी गाड़ी, पैसेंजर ले जाने वाली कोई मोटर व्हीकल किराए पे दे रहे हो, कार वगैरह, और उसका फ्यूल भी कौन डलवा रहा है, ओनर जिसकी गाड़ी है। मेरी गाड़ी है, फ्यूल मैं डलवा रहा हूं, आपको गाड़ी किराए पे दे रहा हूं पैसेंजर ले जाने के लिए, तो इसमें क्या है, वही 5 और 12 का रूल है। आरसीएम है तो 5% आप बॉडी कॉर्पोरेट और टैक्स आप दोगे, लेकिन मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा, वरना फिर क्या है, 12% का मैं ऑप्शन ऑप्ट कर लूं तो फिर क्या है, टैक्स मैं दे दूंगा एफसीएम में, फिर मुझे इनपुट क्रेडिट मिलेगा, ये डिटेल में पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज, इसमें आ गया इमोल प्रॉपर्टी किराए पे देना, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी किराए पे देंगे तो आरसीएम से बाहर है, कमर्शियल पर्पस से लेट आउट करेगी सरकार तो उस पर आरसीएम है, किराएदार टैक्स देगा। ओके, तो वो सारा कुछ इसमें भरा है 9(3) सर्विसेज में, गुड्स फिर भी डेफर्ड है। चलो सेक्शन 9(3) को डिस्कस करने जा रहे हैं। 9(4) मैंने आपको बता ही दिया, सिर्फ ये जो सीमेंट वगैरह का है परचेज, वो प्रमोटर है या बिल्डर है, बिल्डिंग बनाता है, उस पे रूल आया है आरसीएम का, अदरवाइज 9(4) अभी तक जो है डेफर्ड है। 9(5) में इको का है, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स देगा, ये लायबल है, ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी। अब आप समझ गए ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन से वाले, एक तो ये रेडियो टैक्सी वगैरह देते हैं, रेडियो टैक्सी यानी कि ओला, उबर ये प्रोवाइड करते हैं, या होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, होटल अकोमोडेशन, मेक माई ट्रिप, यात्रा, ट्रैवगो या गोइबो, ठीक। ये एक हो गया जो जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह की, ब्यूटिशियन, इस तरह की सर्विस देते हैं, जैसे अर्बन कैब बताया था मैंने, अर्बन कैब वाले, ये स्पेसिफाइड है बस ईसीओ की ये वाली सर्विस, और सारी नहीं।
टैक्सी वाली तो उबर वाले टैक्स देंगे, ओला वाले टैक्स देंगे। वैसे देखा जाए ये लोग एग्रीगेटर हैं, ये इकट्ठा कर रहे हैं दोनों को, सप्लायर को और रेसिपिएंट को। देखा जाए तो आरसीएम थोड़ी है ये तो अलग ही कंसेप्ट हो गया। क्यों? गाड़ी राम सिंह की, जा रहा है सुनील कुमार गाड़ी में, टैक्सी ओला वालों की थोड़ी होती है, ये तो आपको पता ही है। टैक्सी तो किसकी होती है? टैक्सी तो मालिकों की है, राम सिंह की है, श्याम सिंह की, अनिल कुमार की है। और पैसेंजर जा रहे हैं, बुकिंग किसके थ्रू होती है? ओला उबर के थ्रू। मान लो ओला वालों की टैक्सी है राम सिंह की, जा रहा है उसमें सुनील कुमार, तो रेसिपिएंट कौन है सर्विस का? सुनील कुमार। और प्रोवाइडर कौन है? देखा जाए तो गाड़ी किसकी है? कौन अपनी गाड़ी में लेके जा रहा है? राम सिंह। तो इको वाले क्या हैं? ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो कुछ भी रोल नहीं है इनका। देखा जाए ना तो ये सर्विस के रेसिपिएंट है वो सुनील है, जा रहे हैं सुरेश है, और प्रोवाइडर कौन है? राम सिंह की गाड़ी है, वो गाड़ी में लेके जा रहा है, पैसे तो ले गई वो। तो लेकिन ये बुकिंग होती है ओला उबर के थ्रू, बीच में कमीशन खा के राम सिंह को पैसे लेते हैं, ये देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को लगता है कि यूं छोटे छोटे टैक्सी वालों से टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल है। वाकई बात सच है। तो तुम्हारे थ्रू ये बुकिंग होती है, तो ओला उबर को ही कह दिया भैया हमें नहीं पता, तुम ना रेसिपिएंट हो ना तुम प्रोवाइडर हो, पर टैक्स देने के लिए तुम ही लायबल हो। आप वो कहते हैं बता तो दो हम कौन है, ना रेसिपिएंट ना प्रोवाइडर, क्या तुम नई चीज हो, ये 21st सेंचुरी में तुम्हारा जन्म हुआ है, पहले ये चीजें नहीं होती थी, तो तुम्हारे भी टैक्स लगाएंगे। ये एग्रीगेटर हैं, एग्रीगेटर बोलते हैं। ऐसे छोटे छोटे होटल हैं, बुक हो रहे हैं मेक माई ट्रिप पे, ट्रेवागो पे, गोआइबो पे, एक्सपीडिया पे, यात्रा पे, तो इस तरह यात्रा.com वगैरह इनसे बुकिंग कर रहे हैं लोग। ठीक है, होटल छोटे छोटे होटल है, इनके थ्रू बुक होती है, पेमेंट इनके थ्रू जाती है। तो टैक्स कौन देंगे? गोइबो वाले, मेक माई ट्रिप वाले, ये लोग टैक्स देंगे। हाँ वो बात अलग है, मान लो होटल बड़ा होटल है, रजिस्टर्ड होटल है, फिर छोड़ो, फिर तो टैक्स देने की बिलिंग कौन करेगा? होटल वाला। टैक्स देने की ड्यूटी भी होटल वाले की हो जाएगी अगर होटल रजिस्टर्ड है। तो मना किन की ड्यूटी है सारी टैक्स देने की? गोआइबो मेक माई ट्रिप वालों की। ऐसी प्लम्बर चाहिए, गर्मी आ जाएगा, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, एसी की सर्विस वाला बंदा चाहिए, ब्यूटिशियन चाहिए, हेयर ड्रेसर चाहिए, ये छोटी छोटी जो सर्विस हैं कि पानी का टैंक साफ करवाने वो बंदा चाहिए, तो ये बंदे घर पे ही हाजिर हो जाएंगे। एक कंपनी अर्बन कैब वो इस तरह की छोटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, सिस्टम वही है अमेजोन, फ्लिपकार्ट या इसकी तरह मेक माई ट्रिप और ओला की तरह। आप बुकिंग करो, जो भी उनके रेंज में होगा वो आपके नज़दीक में वो बंदा आ जाएगा। तो वो जो बंदे इससे एफिलेटेड हैं वो बंदे आते हैं। तो यहाँ भी टैक्स उन प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन से वसूलना मुश्किल है, अर्बन कैब वालों को कह दिया तुम टैक्स दो। इसमें सिर्फ ये स्पेसिफाई है 9(5) में, और कुछ नहीं आता। अमेजोन फ्लिपकार्ट 9(5) में नहीं आते, क्लियर? उनका रूल अलग है आरसीएम में, वो देखना पड़ेगा। उनका तो ये है कि अगर वो बिलिंग अमेजोन वाले कर रहे हैं अपने डीलर से अपने नाम से बिल काट रहे हैं वो सामने वाले कस्टमर को, तो वहां सप्लायर कौन है? अमेजोन वाले। अगर डीलर सीधा बिल काट रहा है, फ्लिपकार्ट का डीलर या अमेजोन का, अमेजोन के थ्रू बुकिंग हुई पर डीलर बिल सीधा सामने वाले कस्टमर को काट रहा है, तो ये सर्विस प्रोवाइडेड बाय डीलर टू कस्टमर है या गुड सोल्ड बाय डीलर टू कस्टमर है। अमेजोन उसमें सप्लायर नहीं है। हाँ बस वहां तो ये रूल है कि अमेजोन उस सप्लायर को पेमेंट देगा डीलर को, तो उस पर 2% क्या कलेक्ट कर लेगा? TCS, 2% TCS कलेक्ट कर लेगा, सरकार को जमा करवा देगा। वो ड्यूटी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे डाल दी उन्होंने। तो वो एक यूनिक सा एक अलग टाइप का नेचर ऑफ एक्टिविटी है। तो इसमें तो यही कवर है 9(5) में। 9(4) में तो बहुत झमेला मैंने बताया, डेफर्ड सिर्फ ये सीमेंट और ये इस तरह की चीज़ें रियल एस्टेट में रखा है, नोटिफाई किया, वो भी अब कि हाँ इस केस में ये रूल लगेगा अगर अनरजिस्टर्ड से डील करते हो, तो इसको मैं पढ़ूंगा। बाकी गुड्स डेफर्ड कर रखा है, नॉलेज के लिए लिखा है। सर्विस की बात जो है वो अपा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो अपा ने जो बुक दी है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, आरसीएम गुड्स का कैशू नट्स नोट शेल्ड और पील्ड, वही जो उगते हैं इस तरह के जो कैशू नट्स हैं उनकी बात। एग्रीकल्चरिस्ट सप्लायर है, आप देख सकते हो इसे पेज नंबर 40 पे। रजिस्टर्ड पर्सन जो खरीद रहा है वो टैक्स देगा। बीड़ी रैपर तेंदू लीफ पे एग्रीकल्चरिस्ट नहीं, रजिस्टर्ड पर्सन देगा। टबाकू लीफ पे भी रजिस्टर्ड पर्सन देगा। सिल्क यान पे भी रजिस्टर्ड पर्सन देगा, सिल्क बनाने वाला छोटा वो व्यापारी नहीं।
रॉ कॉटन पे भी एग्रीकल्चरिस्ट नहीं, रजिस्टर्ड पर्सन। लॉटरी पे भी सरकार नहीं देगी, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट देगा। यूज्ड या पुराने व्हीकल है उन पे टैक्स कौन देगा? सरकार बेच रही है कबाड़ में, तो जो खरीद रहा है रजिस्टर्ड पर्सन वो टैक्स देगा। जैसे हरियाणा रोड वाले कबाड़ी बस से बेचते हैं, तो जो खरीद रहा है ना रजिस्टर्ड पर्सन वो टैक्स देगा। क्लियर? बेचने वाला कौन है यहाँ पे? यूज व्हीकल सीज सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई इंडिविजुअल बेचता है तो वो अलग केस है, कोई इंडिविजुअल सेल करेगा यूज व्हीकल तो नॉर्मल रूल है। ये तो सरकार का स्क्रैप वगैरह इस तरह की चीजें हैं तो जो बाहर है वो टैक्स देगा। वरना आम जो लोग पुरानी गाड़ियां बेचते हैं बाजार में वो सरकार तो नहीं है ना। पुरानी गाड़ियों के बिजनेसमैन बैठे हैं दिल्ली से ला के बेचते हैं, तो उन पे नॉर्मल चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज, उन पे रिवर्स चार्ज नहीं है। ये रिवर्स चार्ज तो स्पेशल रूल किसके लिए बनाया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये कबाड़ बेचती हैं पुरानी जब्त की हुई गाड़ियां, एक्सीडेंट हुई गाड़ियां, भाग गया बंदा, लेने ही नहीं आया क्रिमिनल, इस तरह की गाड़ियां या अपनी बेकार गाड़ियां स्क्रैप वेस्ट बेचती हैं, तो उस पर जो रजिस्टर्ड व्यापारी, बड़ा व्यापारी खरीदेगा। लाखों करोड़ों के सौदे होते हैं। रोडवेज की बसों का तो मैंने भी देखा है, 30-30, 40-40 बसें खरीदता बंदा, ठेका मार के 1.5 करोड़ की जी, 2 करोड़ की, ऐसे वो ले जाता है, इंजन निकाल लिया, ये निकाल लिया, बेचता है। तो वो बड़े व्यापारी आते हैं तो वो रजिस्टर्ड व्यापारी टैक्स देंगे। कोई इंडिविजुअल पुरानी स्क्रैप बेचता है, स्क्रैप डीलर है, पुरानी गाड़ियां बेचता है, तो भैया उस पर फॉरवर्ड चार्ज है नॉर्मल। ये तो सरकार की सप्लाई पे है कि सरकार का झंझट खत्म, टैक्स किस पे लगा दो? जो परचेजर है उस पे लगा दो, रजिस्टर्ड परचेजर पे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी बता दिया कि रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड को दे रहा है, जो ले रहा है ये सर्विस उस पे टैक्स लगेगा। तो चलो गुड्स का तो खास यूज नहीं। अब मैं आ रहा हूं सर्विस पे। 9(3) के अंदर ही सर्विस है। आईजीएसटी एक्ट में तो 5(3) सेक्शन है और सीजीएसटी में 9(3) है, उसकी बात कर रहा हूं। तो चलो मैंने आपको एक नोट्स पीडीएफ फॉरवर्ड किया था, आईसीआई के पैटर्न पे है वो, तो उससे उसके अकॉर्डिंग जीटीए का तो मैंने अभी बताया, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का ये बताया ना जीटीए का रूल, ये रहा। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो मैंने नोट्स फॉरवर्ड किए थे उसमें देख सकते हैं। याद रखना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो लोग लायबल हैं वो कैश लेजर के थ्रू अपना टैक्स पे करते हैं, कैश जमा करवाते हैं उसके थ्रू टैक्स पे करते हैं। ये क्रेडिट मेथड जस्ट नहीं होता है। चलो क्या कह रहा है? कह रहा है फर्स्ट जीटीए किसको सर्विस दे रहा है? किसी फैक्ट्री को, फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड हो कि हाँ ये फैक्ट्री रजिस्टर्ड है, सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी लॉ में रजिस्टर्ड हो, बॉडी कॉर्पोरेट कह देते हैं, या कोई रजिस्टर्ड पर्सन सीजीएसटी एक्ट आईजीएसटी में रजिस्टर्ड हो, यानी कोई प्रोप्राइटर हो गया। मेरा कहने का मतलब कोई इंडिविजुअल है, क्योंकि फर्म एओपी और कंपनी वो तो हमेशा ही क्या है आरसीएम में फंसेंगे। लेकिन एक आदमी है जिसका सामान आप लेके गए वो रजिस्टर्ड नहीं, तो जीएसटी भी नहीं। मान लो एक ट्रांसपोर्ट का नाम है, एक ट्रांसपोर्ट का नाम है XY ब्रदर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी या L&T ट्रांसपोर्ट कंपनी, वो राम सिंह का माल लेके जा रही है। राम सिंह ने अपना घर शिफ्ट कर लिया। देखना जीटीए वाले किसको सर्विस देते हैं? अगर किसी इंडिविजुअल को सर्विस देंगे ना जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, पर्सनल सी सर्विस होगी, पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। ट्रक ट्रांसपोर्ट के पास राम सिंह आया, कहता जी मैं तो नौकरी करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या मैं नौकरी करता हूँ सर बैंक में, मेरी ट्रांसफ़र हो गई है सर राजस्थान से यूपी, मेरे को 2 ट्रक भर के अपना माल, घर का सामान यूपी लेके जाना है, आप क्या पैसे लोगे? तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले कहते हैं सर 2 ट्रकों का 30,000 लगेगा, 30,000 रुपये लेंगे हम, आपके 2 ट्रक भर के माल ले जाएंगे यूपी में। तो ये सर्विस जीटीए किसको दे रहा है? कोई रजिस्टर्ड पर्सन है? ना सोसाइटी है, ना फैक्ट्री है, ना फर्म, ना एओपी, ना बॉडी कॉर्पोरेट, ना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। वो तो क्या है? वो तो एक इंडिविजुअल है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड होता तो वो टैक्स देता। अब इस केस में आरसीएम लगना नहीं, या तो फॉरवर्ड चार्ज लगे या माफ है। जीटीए भी टैक्स इस पे देने के लिए लायबल नहीं है। ओके, तो ये जीटीए में कहता है कि जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उन्होंने सर्विस दी है गुड्स को कैरी करने की बाय रोड। बाय ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले तो बाय रोड ही लेके जाते हैं, एयरलाइन वाले लेके जाते हैं हवा में, तो समंदर से वेसल। तो ये तो किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है बाय रोड ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले लेके जाते हैं। तो क्या कह रहा है? किसी फैक्ट्री का जो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी का जो किसी भी लॉ में सोसाइटी
एक्ट में रजिस्टर्ड है, किसी इंडिविजुअल रजिस्टर्ड पर्सन का माल जो प्रोप्राइटरशिप है अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, फर्म एओपी रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो उनका, बॉडी कॉर्पोरेट का माल, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। ये नाम रखना याद, इन लोगों का माल लेके जाते हैं तो ये टैक्स देने के लिए लायबल है। कितना? वो तो जीटी के पास ऑप्शन है, या तो 5% के हिसाब से ये लोग टैक्स देंगे आरसीएम में, पर उसमें जो जीटीए है उसको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा, या फिर जीटीए कह दे कि भैया 12% टैक्स का रूल है, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। लेकिन इन्हीं लोगों को सर्विस दे रहा है जीटीए, कहता मैं तो क्रेडिट लूंगा, टायर खरीदा, मोबाइल खरीदा, उस पर जो टैक्स है मैं क्रेडिट लेना चाहता हूं, तो वो ऑप्शन 6+6 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी का ऑप्ट कर लेता है। टैक्स कितना लग जाएगा? 12%। तो इस पे लायबल कौन हो जाएगा? इसमें फिर जीटीए लायबल हो जाएगा, और वो भी कितने परसेंट? 12% टैक्स देने के लिए। क्लियर? तो ये बात कर रहा है कि भाई 5% देना है, वो देख लो, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो फिर ठीक है 2.5 हो जाएगा, नहीं तो 12% दो। तो वो बता रहा है सप्लायर कौन है? जीटीए, जिसने 12% यानी 6% सीजीएसटी का ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऑप्ट कर लेगा तो फिर आरसीएम नहीं, फिर तो आरसीएम का कंसेप्ट है उससे बाहर हो जाएगा रिवर्स चार्ज से, वो तो फॉरवर्ड में आ जाएगा। तो ये कह रहा है वो वाला जीटीए जिसने ये 12% वाला 6+6 ऑप्शन ऑप्ट ना किया हो। और रेसिपिएंट कौन है? ये लोग, इन लोगों को सर्विस दे रहा है, तो इस पे आरसीएम लगेगा। लेकिन नीचे पढ़ो क्या कहता है, कहता है आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा अगर वो किनको सर्विस दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट एजेंसी को, जो सेक्शन 51 में क्या टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं और उनका कोई पर्पस नहीं। ये 9(5) मैंने हटा दिया, पहले भी पढ़ चुके हैं ये। क्या? अगर if GTA is providing service of transportation of goods to central government, state government, government agency, और या ये सारे लोग जो इसलिए यूनियन टेरिटरी में, लोकल अथॉरिटी वगैरह, ये सब, ये जो लोग हैं इनको सर्विस दे रहे हैं। और ये लोग रजिस्टर्ड किस लिए हैं? रजिस्टर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51। वैसे ये सप्लायर नहीं है, अदरवाइज दे आर नॉट सप्लायर। ये और कुछ सप्लाई नहीं करते, इन्होंने तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ किस लिए करवाया है? सेक्शन 51 में टीडीएस काटने के लिए। बताया था इनको तो पैन नंबर के बिना भी और आधार और उसके बिना भी रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, तो इनको टीडीएस काटना है सेक्शन 51। ये जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते रोड का और इस तरह का कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर को, तो उस पर 2,50,000 से ज्यादा पेमेंट हो तो ये 2% टीडीएस काटते हैं। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। तो इस केस में एंड टू कॉम्पोजिशन डीलर को अगर आप ये जीटी की सर्विस दे रहे हो, तो कहता जी इन दैट केस एफसीएम इज टू बी अप्लाइड। इस केस में एफसीएम लगेगा, यानी कि आरसीएम नहीं लगेगा। यानी वही बात फिर गवर्नमेंट को बचा दिया, कहता गवर्नमेंट सप्लायर नहीं है, वो तो सिर्फ रजिस्टर्ड है सेक्शन 51 की वजह से, और आप इसे इस तरह का रजिस्टर्ड ना समझो। और कॉम्पो डीलर रजिस्टर्ड है, वो तो वैसे ही क्या है, उसके ऊपर टैक्स लगाना ठीक नहीं है। वो कह रहा है वो तो अपने लिए भी क्या है, कंसोलिडेट पे टैक्स देता है, उसे झंझट में फंसाने की बजाय आप उस पर क्या लगा दो? फॉरवर्ड चार्ज। इसका मतलब इस पे टैक्स कौन देगा? फॉरवर्ड चार्ज का मतलब जीटीए इज लायबल टू पे जीएसटी, फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, समझे? अगर इन लोगों को देते हैं तो पेज पे नीचे है कि कहता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा अगर जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहा है कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट आ गया, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसी को सर्विस दे रहा है, तो जो सीजीएसटी में रजिस्टर्ड टीडीएस के लिए नीचे 513 नहीं है, 51 सेक्शन है, 51 नंबर सेक्शन है इसका, 2% टीडीएस काटने का 2.5 लाख से ऊपर पेमेंट हो तो टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए देगा। क्लियर? नेक्स्ट पे एक डायग्राम बना हुआ है, वो डायग्राम यही है जो मैंने आपको बताया कि भाई जीटीए 5% का ऑप्शन ऑप्ट करता है और सर्विस किनको देता है? इन लोगों को। तो टैक्स ये लोग देंगे किसमें? आरसीएम में। जीटीए को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। जीटीए अगर इन लोगों को सर्विस देता है तो जीटीए इन लोगों को सर्विस देता है तो ये लोग टैक्स देने के लिए लायबल है। रेसिपिएंट इज लायबल इस केस में।
ये लोग लाइबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। अगर आपने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट कर लिया 5 पर, आपको किसी चीज का क्रेडिट नहीं मिलेगा विदाउट क्रेडिट। लेकिन अगर जीटीए सर्विस देता है किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल वगैरह को, मतलब कहने का जिसका कोई बिजनेस नहीं है, तो उसको सर्विस दे रहा है, तो अपन ने पढ़ा था उस केस में क्या है, माफ ही कर दिया जाए। राम सिंह माल लेके जा रहा है किसका, या ट्रक ट्रांसपोर्ट वाले सुनील कुमार का माल लेके जा रहे हैं, तो वो माफ है, वो रहने दो, उसमें टैक्स नहीं है। कोई इंडिविजुअल का पर्सनली माल लेके जा रहे हैं तो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब आज अगर आप 12% का जीटी ऑप्शन को ऑप्ट कर ले और इन लोगों को दे, तो आरसीएम नहीं, इस पे क्या लग जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज। टैक्स कौन देगा, इनको, इनसे तो लेके देना है, जीटीए दे देगा। कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं इन लोगों से लेके टैक्स किसको दे दूंगा, सरकार को, पर कम से कम मुझे क्रेडिट तो मिलेगा, क्रेडिट तो मिलेगा। पर ये बात है, कहीं ये लोग आपसे सर्विस लेनी छोड़ दें। अगर आपने 12% का ऑप्शन ऑप्ट किया, आप अपना तो काम आसान कर लेंगे, आपको क्या है 12% टैक्स वसूल के देना है, पर आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। एक आपका कंपटीटर है, वो कहता है जी भाई साहब मेरे से सर्विस लो, मैं 5% आरसीएम में जाऊंगा, मैं फॉरवर्ड चार्ज में 12% टैक्स लूंगा ही नहीं तुम लोगों से। कहता आराम से तुम खुद आरसीएम में 5% भरो, मेरा भी झंझट खत्म, नहीं चाहिए मुझे आईटीसी। कहता है ही नहीं मेरी इनपुट सर्विस गुड्स वगैरह, तो कस्टमर आपके ये जो है उधर भाग जाएंगे। ये आपको सोचना है, 5% का ऑप्शन ऑप्ट करूं कि फॉरवर्ड वाला 12। फॉरवर्ड वाला ऑप्ट करोगे तो क्रेडिट मिलेगा, और अगर ये आरसीएम वाला ऑप्ट करोगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आप लिख लो ये 5% में, इसी डायग्राम पे जो पेज नंबर 2 पे बना है, ये लिख लो कि विदाउट आईटीसी है, कोई नहीं मिलेगा, इस पे आपको क्रेडिट मिलेगा। तो आप ये लिख लो, इन दोनों में ये फर्क है, नो आईटीसी और इसमें आईटीसी मिलेगा, ये चीज है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इसमें कह रहा है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एडवोकेट। एडवोकेट्स आपकी एंट्री नंबर याद ना रखें, कोई जरूरत नहीं है इसकी। चलो अब मैं बात कर रहा हूं एडवोकेट की सर्विस की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। क्या ये 9(4) वाला मैंने बता दिया, इसको अपन डिटेल में देख लेंगे। 9(4) अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड। ओके, अब बात कर रहा हूं एडवोकेट साहब। एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट्स की फर्म, ये लीगल सर्विस देते हैं, आपको पता ही है। इनको तो कौन नहीं जानता, लो इनके बिना नहीं चलना। जज का भी बैंड बजा के रखते हैं, कई बार तो स्ट्राइक नहीं कर देते जज के अगेंस्ट भी, कई बार तो ये चीज़ चलती है। चलो अभी आपको पता है जुडिशरी के खिलाफ बोला प्रशांत भूषण ने, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने क्या है 1 रुपये का फाइन लगाया, नहीं तो जेल होगी, ना दिया तो इस तरह। चलो वैसे तो कोर्ट के अगेंस्ट बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्शन हो जाता है, पर वकीलों की फिर भी चलती बहुत है, इनकी जूरी लॉबी बहुत बड़ी है एडवोकेट्स की। इन पे टैक्स ना लगाना भी इसकी वजह है, सीए पे टैक्स लगना ये वजह है, सीए की लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो चैलेंज कर सकती सरकार को। कि जब मान लो इनकम टैक्स का एडवोकेट है, इनका कुछ आपको पता होगा, एक तो सिविल कोर्ट में जाते हैं एडवोकेट, और कुछ एडवोकेट्स जो हैं, अकाउंटेंट्स जो हैं, वो सीएस की तरह जीएसटी इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, ऑफिस खोले, रिटर्न भरते हैं वो। तो सर्विस पे टैक्स है ये, जो गुड्स, बंदा तो नहीं देखना चाहिए आपको, क्या देखना चाहिए, गुड्स या सर्विस। तो ये सर्विस भी, सीए भी वही सर्विस दे रहा है और ये एडवोकेट भी तो वही सर्विस दे रहे हैं, ये भी रिटर्न भरे। पर ये क्या मतलब हुआ, एडवोकेट पे टैक्स नहीं, सीए पे टैक्स है। बड़ा लोगों ने कहा, सीएस लोगों ने, पर हमारी लॉबी छोटी है, हम स्ट्रेंथ में बहुत कम है। कई कई शहरों में तो, छोटे एरिया में तो क्या है, सीए नहीं मिलता। मान के चलो कहाँ पे हम तो धरना देने जाएंगे तो भी वो क्या है, एक आवाज़ लगाएंगे सारे भाग खड़े होंगे। वजह उसकी ये है क्योंकि हमारी लॉबी इतनी बड़ी नहीं है, वो हजारों में एडवोकेट्स, उनकी बात सुनी जाती है, टैक्स नहीं है उन पे, जबकि काम हम भी वही कर रहे हैं, देखा जाए तो क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो, तो एडवोकेट्स पे टैक्स लेना भी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल एक्शन लेके, तो सरकार ने एक और तरीका ढूंढ लिया। अब ये सीनियर एडवोकेट कौन सा होता है? सीनियर एडवोकेट हो गया जैसे जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसके एक्सपीरियंस, सीनियरिटी के बेस पे सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन दे दिया हो, भाई ठीक है ये सीनियर एडवोकेट है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट है, उनको स्पेशल डेजिग्नेट किया जाता है कि हाँ ये सीनियर। ये सीनियर से मेरा मतलब एजेड बंदे से जरूरी नहीं है,
लोकल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं वकील, चाहे वो 60 के 70 के, उनको नहीं बोल रहा मैं सीनियर एडवोकेट। सीनियर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो बार मेंबर्स हैं, वहाँ पे केस मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, उन लोगों के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। चलो, तो ये कह रहा है जो सीनियर एडवोकेट है या एक रूटीन एडवोकेट है जो सीनियर नहीं है, या एडवोकेट्स की फॉर्म है, या यही रूल है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, पढ़ लूँगा, ये लोग अगर सर्विस देते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, अगर ये बिजनेस एंटिटी को देते हैं जिसकी टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर जिसकी टर्नओवर क्या हो, 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख, वो तो आपको पता ही है, वो 4 में 10 लाख का है, फिर वो जो सिक्किम है, उत्तराखंड है, ठीक है, मेघालय है, और पुडुचेरी है, अरुणाचल है, और तेलंगाना, वहाँ पे क्या रूल है, 20 लाख का रूल है, ये आपको पता है। तो वो कह रहा है कि अगर आप सर्विस दे रहे हो वहाँ पे, तो उसकी बात कर रहा है कि अगर आप इस तरह की सर्विस, जस्ट अ मिनट, अगर आप इस तरह की सर्विस दे रहे हो, बिजनेस एंटिटी, बिजनेसमैन कौन सा, जिसकी टर्नओवर पिछले साल 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, अगर वो गुड्स का डीलर है तो 40 लाख है, सर्विस में 20 लाख है, लेकिन उन स्टेट में 10 लाख है, और कुछ ये उत्तराखंड, सिक्किम वगैरह, इनमें क्या है, 20 लाख ये गुड्स और सर्विस में। चलो, जो भी रूल है उसके अंदर बिजनेस एंटिटी जो बड़ी टर्नओवर का है, अगर एडवोकेट साहब उनका बिजनेस से रिलेटेड केस लड़ते हैं तो उसमें आरसीएम लगेगा। अंडर आरसीएम टैक्स कौन देगा, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे टैक्स, इज लायबल टू पे जीएसटी, आरसीएम के रूल में। अगर ये एडवोकेट सर्विस दे रहे हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी पर्सनल केस है किसी का, सीधी बात है, पर्सनल केस, कोई बिजनेस एंटिटी को नहीं दे रहे, या बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं छोटे मोटे दुकानदार को जिसकी टर्नओवर लिमिट से ज्यादा नहीं है, तो ये सर्विस माफ है, एग्जाम। सुना, अमित कुमार नाम का एडवोकेट है, राजा रानी का केस लड़ रहा है, डिवोर्स का केस है, या हस्बैंड पीटता है वो है, किसी ने छेड़ा उसे, मोलेस्टेशन का केस है, तो अमित कुमार केस लड़ रहा है राजा रानी का कि मैं लड़ूंगा आपके लिए केस, आपको जस्टिस जो भी है दिलवाऊंगा, इस तरह से वो केस लड़ रहा है। ये पर्सनल केस है, ये बिजनेस से रिलेटेड केस नहीं, बिजनेस एंटिटी का केस नहीं है, तो ये एग्जाम। छोटा मोटा दुकानदार है जिसकी टर्नओवर उस सीलिंग को क्रॉस नहीं की है, तो लड़ो केस माफ, कोई टैक्स नहीं है। क्लियर। बिजनेस एंटिटी का बिजनेस से रिलेटेड केस है तो बिजनेस एंटिटी टैक्स देने के लिए लायबल है। लेकिन एक और केस, अगर सीनियर एडवोकेट किसी और एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, सर्विस टू अदर एडवोकेट, जिसकी टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर, जिसकी टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 10 लाख या 20 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में ये माफ नहीं है। ये एडवोकेट साहब जो हैं, ये एडवोकेट या सर्विस रेसिपिएंट कह लो, सर्विस रेसिपिएंट, ये लायबल है टैक्स देने के लिए, इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। सीनियर एडवोकेट अगर एडवोकेट को देता है, और वो भी कौन सा एडवोकेट जो 10 और 20 लाख प्रीसीडिंग ईयर में ज्यादा फीस हो, जिसकी टर्नओवर हो, तो उस केस में रेसिपिएंट ये एडवोकेट देगा। लेकिन कोई आम एडवोकेट किसी को दे दे, एडवोकेट किसी सीनियर नहीं है, कोई एडवोकेट किसी सीनियर को या दूसरे नॉर्मल एडवोकेट को सर्विस दे तो एग्जाम्प्ट है। उसके लिए दूसरे एडवोकेट की टर्नओवर नहीं देखनी, सिर्फ सीनियर एडवोकेट किसी एडवोकेट को देता है तो टर्नओवर देखनी है। जो सर्विस लेने वाला एडवोकेट है उसकी टर्नओवर ज्यादा है तो ये वाला रूल लगेगा। क्लियर। बोलो इसमें कोई भी डाउट है किसी को, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, तो ये रूल लग सकता है उसके अंदर, उस सिस्टम को अपन ने फॉलो करना है, हो जाएगा। ओके
तो एडवोकेट। एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सेम कहानी है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वही मीडिएटर होते हैं, फैसला करवाते हैं। कोई डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का, वो मीडिएटर फर्म है जो कॉम्प्रोमाइज़ करवाती है। मीन्स जैसे कोई दीवार को लेके झगड़ा है, जैसे पड़ोसी और आपकी दीवार कॉमन है, तो उस पर कितना पैसा लगाए, एक दूसरे को आधा दिया जाए। जैसे दीवारें दो नहीं खींचते लोग, साथ साथ घर हैं तो एक ने बना ली, दूसरा जब बनाएगा तो उसको हाफ शेयर दे देता है। कॉमन जगह में दीवार खींच लेते हैं, जैसे बाउंड्री घर की। तो इस तरह का सिस्टम, तो उसमें डिस्प्यूट होता है कितने दिए जाएं या नहीं, तो वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इस तरह के फैसले करवाता है। ये भी किसको दे, इफ सर्विस इज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, और वो बिजनेस एंटिटी भी कौन सा हो, हैविंग टर्नओवर ओवर 20, 10 या 40, तो आरसीएम लगेगा, बिजनेस एंटिटी टैक्स देगा। अगर इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने किसी इंडिविजुअल को सर्विस दी, कोई बिजनेस एंटिटी नहीं, तो माफ है, तो माफ है। ठीक है, तो एडवोकेट के केस में आपने पढ़ लिया, अगर लीगल सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को या पर्सनल केस में दी तो एग्जाम। आप कहोगे जी ये फिर कहाँ लिखा है, मिल नहीं रहा, तो ये मिलेगा एग्जाम्पशन के चैप्टर में कि एग्जाम कब होगा। जैसे जीटीए का, अगर ये यहाँ तो चलो लिख दिया कि अगर सर्विस जीटीए दे रहा है, किसको, पर्सनली किसी का माल लेके जा रहा है, कोई रजिस्टर्ड फैक्ट्री या फिर एओपी या फर्म या सोसाइटी या फिर बड़ी कॉर्पोरेट नहीं है, या रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी कोई इंडिविजुअल नहीं है, पर्सनल सामान लेके जा रहा है, माफ। ये एग्जाम्पशन के चैप्टर में डिफाइन है, ठीक, पर अपन यहाँ लिख दिया है, तो एडवोकेट वाला आप लिख लेना, मैंने बता दिया, डिटेल एग्जाम्पशन के चैप्टर में मिल जाएगी। ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी बता दिया कि वो बिजनेस एंटिटी को देगा तो आरसीएम में टैक्स है, वरना टैक्स इंडिविजुअल को दिया, पर्सनल दिया तो कोई टैक्स नहीं। छोटे बिजनेस एंटिटी को दिया जिसकी टर्नओवर 10, 20, 40 एज पर द केस जो भी है उसको एक्सीड नहीं करती, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स जो है नहीं लगेगा। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप सर्विस बहुत अच्छे से कर चुके हैं। स्पॉन्सरशिप सर्विस हम अभी बताया, कॉलेज का कोई डांस कंपटीशन है तो वहां बड़े बड़े बैनर लगते हैं। पेप्सी वालों ने कहा जी हमारे भी बैनर लगा दो, होता ना, ये क्रिकेट मैच चल रहे हैं आईपीएल, ये बायजू वालों ने कहा हमारा दे दो, और अन अकेडमी वालों ने कहा 160 करोड़ हम दे देंगे, शायद ऐसा कुछ इतने का था, 160 करोड़ या 200 करोड़, आप स्पॉन्सरशिप मतलब सर्विस दे दो। क्या है कि जो भी प्लेयर है उनकी टी शर्ट्स के ऊपर स्लोगन लगा होगा, जैसे सपोज जो भी स्पॉन्सर है उसका, बाजू वालों का, मैदान में ग्राउंड में लिखा होगा, जो बाउंड्री है वहाँ लिखा होगा, उनके बैट के ऊपर लिखा होगा, इस तरह से, और जो वो ड्रिंक के लिए ब्रेक होता है उसमें गाड़ी आती है उस पर लिखा होगा, तो वो स्पॉन्सरशिप है। तो आईपीएल स्पॉन्सरशिप दे रहा है सपोज बायजू को, तो बायजू इज पेइंग 200 करोड़ टू आईपीएल, तो टैक्स कौन देगा इस पे, सर्विस प्रोवाइडर तो कौन है, आईपीएल, और रेसिपिएंट कौन है, बायजू, तो आरसीएम में बायजू वाले टैक्स देंगे, अन अकेडमी वाले देंगे, क्लियर, ये टैक्स देंगे रेसिपिएंट। लेकिन अगर मैं कॉलेज कंपटीशन की बात कर रहा हूं, कोई लोकल लेवल पे कॉलेज है, कोका कोला वालों ने कहा जी हमारा भी बैनर लगा दो, 2 लाख रुपए दे देंगे हम, तो इसमें कोका कोला वाले टैक्स देंगे, क्योंकि वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट हैं, वो टैक्स देंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि राजकुमार नाम का एक आदमी ट्यूशन पढ़ाता है कहीं घर में ही, छोटे मोटे लेवल पे, कोई कंपनी या रजिस्टर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो छोटे लेवल पे घर पे ट्यूशन पढ़ा, उन्होंने कॉलेज वालों को कहा मेरा एक बैनर लगा दो, 20,000 रुपये मैं दे दूंगा, क्लियर, मेरा बैनर लगा दो। इसमें फॉरवर्ड चार्ज का रूल है। वही बात आ गई कि बड़ा कौन है उसमें, कॉलेज वाले, वो बेचारा छोटा मोटा ट्यूशन पढ़ाने वाला, तो उसमें सरकार को लगता है जी फॉरवर्ड चार्ज ज़्यादा सही है। और वो कोका कोला वालों को क्यों पकड़ा, क्योंकि कोका कोला वाले बड़े एंटिटी हैं, उनसे टैक्स वसूलना आसान है, आरसीएम लगा दो। कहते हैं जी बॉडी कॉर्पोरेट को स्पॉन्सरशिप सर्विस दी है या रजिस्टर्ड पर्सन को, तो टैक्स उस पे लगा दो, बॉडी कॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड पर्सन पे। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल वगैरह अनरजिस्टर्ड को सर्विस दी है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो ये बता रहा है स्पॉन्सरशिप, पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि स्पॉन्सरशिप सर्विस कोई भी दे, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को दी, ठीक है, तो टैक्स कौन देंगे, बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी वाले या फर्म वाले, सर्विस प्रोवाइडर नहीं देगा, क्लियर, वो डांस एकेडमी वाले या कॉलेज वाले नहीं। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी सर्विस टू बिजनेस एंटिटी। तो देखो अगर आप इमोल प्रॉपर्टी का तो रूल नीचे पड़ा है 5A, एंट्री 5A,
ये रूल तो अपना नीचे पड़ा है प्रॉपर्टी किराए पे देने का, आप देख लेते हैं रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी का, ये आप पहले भी कर चुके हैं। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और गवर्नमेंट की सर्विस, ईसीओ सिक्योरिटी सर्विस, ठीक है। 5A की बात करते हैं पहले, लेटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, ऊपर हेडिंग थोड़ी गलत बनी हुई है। 5A रेंटिंग या लेटिंग आउट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये अगर किराए पे दे रही है कोई भी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे दे रही है, लेट आउट कर रही है, कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड है, किसको दे रही है? टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो रेसिपिएंट यानी कि जो टेनेंट है, जिसने वो किराए पे लिया है, टेनेंट इज लायबल टू पे जीएसटी, लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम में रेसिपिएंट लायबल हो जाएगा। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर किस लिए हो? लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, अगर रेजिडेंशियल पर्पस से गवर्नमेंट ने किराए पे दी तो वो पूरी तरह से एग्जम्पशन के चैप्टर में पढ़ेंगे हम, माफ है। किस लिए किराए पे दी हो? कमर्शियल पर्पस। किसको किराए पे दी हो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटी ने इमोल प्रॉपर्टी किराए पे दी हो रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस पे टैक्स देने के लिए कौन लायबल है? रजिस्टर्ड पर्सन, गवर्नमेंट नहीं। गवर्नमेंट ने मुसीबत इस टेनेंट पे डाल दी है। तो सरकार की, मैंने जो अपने सराउंडिंग एरिया में देखा है, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कोई ट्रेड टावर वगैरह बना के सरकार ने ऐसी दुकानें किराए पे दी होती हैं कई बार, तो उस पे टैक्स कौन? जो रजिस्टर्ड डीलर है जो ले रहा है किराए पे, वो देगा। और अगर ये किराए पे दी कोई रेजिडेंशियल पर्पस से, वैसे सुना नहीं कभी सरकार ने किराए पे दे दी रहने के लिए, तो माफ, इस पे कोई जीएसटी नहीं। मेरे 2 घर पड़े हैं, मैंने किराए पे दे दिए किसी को रहने के लिए रेजिडेंशियल, माफ, उस किराए पे जीएसटी नहीं है, ठीक। फिर ये क्या कह रहा है? एंट्री 5, थोड़ा हेडिंग सही करो। 5A के बाद एंट्री 5 है। 5A तो रेंटिंग ऑफ ये लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी का पॉइंट था। ये सर्विस है अदर देन लेटिंग आउट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, सर्विस बाय गवर्नमेंट अदर देन लेटिंग आउट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, क्योंकि उसका पॉइंट तो अलग से पढ़ लिया ना, इमोल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वो ये गलत है। रेंट, ये सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट अदर देन इमोल प्रॉपर्टी। चलो, तो ये कह रहा है अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी कोई भी, तो उसमें जो बिजनेस एंटिटी है वो टैक्स देगा, मतलब कहने का आरसीएम में ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ने किसी बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस दी है, सर्विस प्रोवाइड की है, तो उस पे टैक्स कौन देगा? बिजनेस एंटिटी देगा। बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे जीएसटी, वो जीएसटी देने के लिए लायबल है जो बिजनेस एंटिटी है। लेकिन इमोल प्रॉपर्टी अलग कर लो, उसका रूल अलग से पढ़ लिया, उसका रूल रेजिडेंशियल माफ, कमर्शियल की दी है, तो वो जो टेनेंट है, रजिस्टर्ड व्यापारी है, जिसने किराए पे ली है, वो टैक्स देने के लिए लायबल है। लेकिन अगर कह रहा हूं कि अगर सरकार ने कोई और सर्विस दी बिजनेस एंटिटी को, तो उसमें बिजनेस एंटिटी टैक्स देगा। एक्सेप्शन बता रहा है कि भैया इमोल प्रॉपर्टी का अलग से एंट्री है 5A, वो पढ़ लो, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की बात कर रहा हूं, इन्होंने टू गवर्नमेंट को सर्विस दी, टू गवर्नमेंट को। इसके लिए एग्जम्पशन का चैप्टर आपको साथ में कवर करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सर्विस दी, जैसे पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज प्रोवाइड की, कौन कौन सी? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एक्टिंग एज एजेंट या लाइफ इंश्योरेंस की। अगर मान लो
एजेंट तो हो गया सरकार की तरफ से, आप किसी तरह के फॉर्म भरवा देते हो, सरकार की तरफ से पासपोर्ट बनवा देते हो, कमीशन लेते हो। तो अगर मान लो गवर्नमेंट का ये पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो ये अगर सरकार के किसी दूसरे डिपार्टमेंट को पोस्ट ऑफ सर्विस टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस की ये वाली सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दी तो ये एग्जम्प्ट है, ये एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट। अगर ये पोस्ट ऑफिस की सर्विस प्रोवाइडेड टू, पोस्ट ऑफिस की ये सर्विस, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज कौन सी, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एक्टिंग एज एजेंट, वो बिल बनवाने का, या किसी बाबा रामदेव की दवाइयां बेचता है ना, पोस्ट ऑफिस बेची थी, कमीशन लेता है, टेलीफोन एक्सचेंज के बिल भरवाता है, कमीशन लेता है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस भी करता है, कमीशन खाता है। अगर ये पोस्ट ऑफिस की ये वाली सर्विस प्रोवाइडेड टू अदर्स हुई प्रोवाइडेड टू, तो ये टैक्सेबल है और इस पे क्या लगेगा, अंडर FCM, यानी क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। ये एग्जाम्शन वाले में कवर है वैसे ही एग्जाम्शन कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे, सर्विस कौन सी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका एंट्री अलग है, रेजिडेंशियल माफ, कमर्शियल वाले पे टैक्स है, बिजनेस एंटिटी टैक्स देगा। पर मैं कह रहा हूं कि अगर इमूवेबल है तो अलग है, कोई और सर्विस दी तो कौन टैक्स देगा, बिजनेस एंटिटी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ने सर्विस दूसरी गवर्नमेंट को दी तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, तो उसमें क्या कह रहा है, अगर पोस्ट ऑफिस की सर्विस है ये वाली, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एक्टिंग एज एजेंट या लाइफ इंश्योरेंस की, तो ये पूरी तरह से गवर्नमेंट को दी तो माफ, किसी और को दी तो फॉरवर्ड चार्ज है। ठीक। दूसरी एविएशन की, एयर ट्रेवल की या वेसल की, माल ले जाने की, या ट्रांसपोर्टेशन टू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, ये सर्विस किसको दी, ये दोनों सर्विस गवर्नमेंट ने दी, सर्विस टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, मतलब दूसरी गवर्नमेंट को दी, अदर गवर्नमेंट, या अदर पर्सन को दी, दोनों में क्या लगेगा, FCM विल अप्लाई, यानी टैक्स कौन देगी, सरकार देगी। जैसे रेलवे क्या है, हरियाणा रोडवेज के स्टाफ को लेके जा रही है कहीं, ठीक है, रोडवेज वालों को सर्विस दे रही है कौन, रेलवे, तो वो कह रहा है जी इस पे क्या चार्ज होगा, RCM, इसके ऊपर क्या है, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, RCM विल नॉट बी अप्लाइड, इस पे RCM अप्लाई नहीं होगा, ये कह रहा है। क्लियर। तो आप इस चीज को माइंड में रखेंगे, किसी और को दी तो भी फॉरवर्ड चार्ज है, सरकार को दी तो भी फॉरवर्ड चार्ज है। ठीक। और पोस्ट ऑफिस की सर्विस सरकार को दी माफ, किसी और को दी फॉरवर्ड चार्ज। इनके अलावा पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड पोस्ट, बेसिक मेल वगैरह, वो जो लेटर भेजने इनलैंड लेटर, वो माफ है सर्विस। क्लियर। सरकार की सर्विस। ठीक है। तो आप एक बार ये फॉलो करो।